हरे कृष्णा साथियों, मैं कविता तोतला, लेक्चरर इन हिंदी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। आरपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का मेरे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जो मुझसे जुड़े हैं उनको बहुत बहुत आभार, और अगर आप नए आए हैं तो मुझसे जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैडम क्यों जुड़े? इसीलिए जुड़े क्योंकि ये जो आपको स्क्रीन पर नोट्स दिख रहे हैं, जो मैं आपको यूट्यूब पर पढ़ा रही हूँ, उसे मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करती हूँ। वहाँ से आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं या फिर आप इसे लिख सकते हैं। हम क्यों करें? तो मैं निःशुल्क करवा रही हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी कोचिंग में फ़ीस नहीं दे सकते हैं, बड़े बड़े एप्लीकेशन से पैसा दे के पढ़ नहीं सकते। तो मैंने एक यही इस उद्देश्य से इस यूट्यूब चैनल को चलाया कि जो बच्चे जिनके पास पैसा नहीं या बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में नहीं जा सकते, तो मेरे जो ये नोट्स है जिनको पढ़कर मैं व्याख्याता बनी हूँ, ये मैं आप सभी तक पहुँचा सकूँ। इसीलिए मुझसे जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन करें और मेरे इन नोट्स को वहाँ से प्राप्त करें और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करें। श्योरिटी 100% की है, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो आप मेरे इस चैनल की पूरी प्लेलिस्ट और उस प्लेलिस्ट के अंदर जितने भी कमेंट्स हैं बच्चों के यूट्यूब पे, वो जाकर चेक कर लीजिए। आपको भरोसा हो जाएगा कि मैम कितना सही बोल रही है। मैंने कल ही आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे एक PDF पोस्ट करी थी, जिसमें मैंने कल एक वीडियो भी यूट्यूब पे बनाया था और आप सभी को बताया, जितने बच्चे मुझसे जुड़े हैं उनको पता ही है कि कल मैंने क्या भेजा। और फिर भी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जिस तरीके से तैयारी की थी, जिस तरीके से मैंने पढ़ाई की थी आरपीएससी एग्ज़ाम में फर्स्ट पेपर जीके और सेकंड पेपर अपना सब्जेक्ट, तो वो मैंने किस तरीके से करा था, एक पूरा फॉर्मेट बनाया हुआ है जिसमें एक दिन में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक हमें लेने हैं, वो मैंने लिखा हुआ है। जो मैंने आपको पूरा का पूरा फॉर्मेट वहाँ पर सेंड कर दिया। उम्मीद है कि आपको वो समझ में आ गया होगा कि उस फॉर्मेट में क्या है, क्योंकि पर डे यानी एक दिन में कितना पढ़ना है जीके और आपके सब्जेक्ट में, पर डे के हिसाब से मैंने एक महीने का पूरा टाइम टेबल सेट करके आपको भेजा है। वहाँ 2019 लिखा है क्योंकि मैंने तैयारी उस वक्त की थी, आप उसे बस 2022 कर लीजिए। वहाँ मैंने नवंबर का महीना लिखा है, आप जिस महीने से कर रहे हैं उस महीने से कर लीजिए। पूरा 1 मंथ का शेड्यूल है वो आपका, हिंदी का और फर्स्ट पेपर का, ठीक है। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आई है वो PDF जो मैंने रणनीति भेजी है आपको, तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैम नहीं समझ आया, तो मैं एक वीडियो और बनाऊंगी और उसमें आपको समझाऊंगी कि वो क्या है। वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि पहले भी मैं चर्चा कर चुकी हूँ, पहले भी मैं बता चुकी हूँ, उसी रणनीति के साथ मैंने पढ़ाई की थी, तो आप वहाँ से जाकर उसे कर लीजिए। लेकिन पहले आपको यूट्यूब पे जुड़ना होगा, उसके बाद ही आप टेलीग्राम पे जा पाएंगे। तो आप पहले यहाँ सब्सक्राइब कीजिए, उस PDF यहाँ पर उसे पूरा अच्छे से सुनिए, है ना, समझिए, फिर उसके बाद उसे टेलीग्राम से जाकर प्रिंट आउट कर सकते हैं, हाथों से लिख सकते हैं। अब कुछ बच्चों के सवाल हैं, जैसा मैं आजकल लेने लगी हूँ, तो कुछ बच्चों के सवाल है। पहला सवाल तो यही था कि मैम जो रणनीति की PDF आपने भेजी है वो हमें समझ नहीं आई है। तो देखिए, मैंने वो 1 मंथ के शेड्यूल से भेजी, जिससे मैंने सबसे पहले 3/11/2019 लिखा है, यानी 3 तारीख को मैंने हिंदी में क्या क्या टॉपिक पढ़ा, क्या क्या मैटर पढ़ा वो, फिर 4 तारीख को मैंने क्या पढ़ा वो, फिर 5 को क्या क्या पढ़ा वो, इस तरीके से। फिर उसके बाद शायद 11 या 12 के आसपास से ही आपका उसमें जीके बता रखा होगा, है ना। उसमें भी 2 पेज में है, यानी एक पेज जो है उसमें आधे पे तो हिंदी लिखा है और आधे पे जीके के पोर्शन को स्टार्ट किया है। ध्यान से आप देखेंगे तो जहाँ पर जहाँ पर जीके स्टार्ट है, शायद 11 या 12 तारीख है ऐसा कुछ, तो वहाँ से आधे पेज पे और उसी के पास एक और पेज है, वहीं देखिए आप, वहीं पे वापस आपको सेम डेट मिलेगी 12/11। तो मतलब सिमिलर से पोर्शन लेके और स्टार्ट किया है, फिर भी आपको नहीं समझ आ रहा है
तो मैं पूरा वीडियो इस पे बना दूंगी, आपको समझा दूंगी, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब एक सवाल है, वैष्णव सर करके कोई आईडी है इनकी, उनका एक सवाल है कि फर्स्ट ग्रेड हिंदी का फर्स्ट पेपर, यानी हिंदी का फर्स्ट पेपर फर्स्ट ग्रेड का, और सेकंड पेपर की फाइनल कट ऑफ बताएं ताकि कि सिलेक्शन हो जाए। तो देखिए सिलेक्शन तो हो जाएगा अगर आप पूरी मेहनत करेंगे, ईमानदारी से, पूरा डिवोट होके पढ़ेंगे, पूरे डेडिकेशन से। कट ऑफ मैं नहीं बता सकती, इसीलिए नहीं बता सकती क्योंकि कट ऑफ का पहले से आकलन हम नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो हमेशा पेपर के लेवल पे डिपेंड होती है, ठीक है ना। तो कट ऑफ पहले से हम नहीं कर सकते कि कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी अगर आपको एक सटीक आकलन चाहिए तो आपको 330 नंबर की तैयारी साथ में लेके चलनी ही होगी। इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि आरपीएससी ने जो फर्स्ट ग्रेड लिया था 2015-16 का जो फर्स्ट ग्रेड हुआ था 2015 2015 की जो वैकेंसी थी फर्स्ट ग्रेड की, उसमें हिंदी की 3300 पोस्टें थी। वहाँ पर कट ऑफ गई थी जनरल की 314 नंबर, ठीक है, ये कट ऑफ रही थी। और अभी 2018 की जो वैकेंसी थी जिसका एग्ज़ाम 2020 में हुआ, वहाँ पर हिंदी की पोस्ट थी 849 और वहाँ पर कट ऑफ गई थी 295 नंबर, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि 3300 पोस्ट पर भी 314 कट ऑफ और यहाँ मात्र 849 पोस्ट पर 295 कट ऑफ, कितना वेरिएशन है, पोस्ट भी कितनी कम है, बिल्कुल 1/4 पोस्ट मान लीजिए अभी की, और पहले इतनी, तो इतनी कट ऑफ। तो इसीलिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि कट ऑफ का आकलन हम पहले नहीं कर सकते, वो हमेशा एक पेपर के लेवल पे डिपेंड होती है कि पेपर किस प्रकार का आएगा, कैसा आएगा। फिर भी हम एक आइडिया लेके जो चलते हैं, तो पिछली कट ऑफ का आइडिया लेके चलते हैं। जैसे 2015 में 314 गई थी, तो हर बच्चा 320 का आइडिया लेके चला था, और अभी 295 गई है, तो हर बच्चा 300 का आइडिया लेके चल रहा होगा। लेकिन मैं 330 इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमें ब्रॉड एरिया पे ही जाना होगा, हम कम पे नहीं जा सकते। 2018 की जो वैकेंसी थी जिसका मैंने अभी एग्ज़ाम दिया 2020 में, उसका पेपर बहुत बहुत टफ आया था, जीके का बहुत ज़्यादा टफ आया था। इस वजह से 295 कट ऑफ गई क्योंकि जीके का कुछ समझ ही नहीं आया कि पेपर में क्या था, और हिंदी भी काफ़ी अच्छे लेवल पे आई थी, काफ़ी कह सकते हैं कि ना ज़्यादा इजी थी ना ज़्यादा टफ थी, पर एक तरह से मॉडरेट लेवल का पेपर था, काफ़ी स्तर था उस हिंदी के पेपर का, जिसमें सबसे ज़्यादा टफ आई थी साइकोलॉजी। तो फर्स्ट पेपर जीके अपने आप में बहुत ही चुनौती था और इधर जीके अपने आप में एक चुनौती था। इस वजह से ये कट ऑफ 295 गई थी क्योंकि पेपर का लेवल इतना खतरनाक था कि हमारा खुद का जो मानसिक स्तर है वो एग्ज़ाम हॉल में ही गड़बड़ा गया था। लेकिन फिर भी अपनी पूरी शक्ति को संचित करके और मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रख के उस पेपर को दिया। तो देखिए आप तैयारी 330 नंबर की या फिर 320 नंबर, 320 या 320 नंबर की तैयारी अपने दिमाग में रखें कि इतना आपको करना होगा, तभी कुछ हम कर पाएंगे, ठीक है। अब एक सवाल आता है नीलोफर जी अंसारी का, उनका प्रश्न है कि हरे कृष्णा मैम, हरे कृष्णा नीलोफर जी, वैसे पढ़ाई अच्छी चल रही है लेकिन सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम में स्नातक स्तरीय जो तुलसीदास जी के दोहे हैं वह अवधी भाषा में है और बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा रामचंद्र शुक्ल का निबंध चिंतामणि नाम शीर्षक से बहुत ही बोरिंग लगता है, उनको कैसे पढ़े। तो देखिए नीलोफर जी, सबसे पहले आपने जो ये लाइन बोली है कि बहुत ही बोरिंग लगता है, मैं मानती हूँ लगता है, लेकिन सबसे पहले अपने दिमाग से आपको इसको निकालना होगा, ठीक है। हमारी जो मनस्थिति है वो हमारी किताबों के साथ रिलेट करके हम कभी नहीं पढ़ सकते,
हमें यही सोच के पढ़ना होगा कि जो भी है बहुत ही मज़ा देने वाला है और मैं बहुत ही मज़े से इसको पढ़ने वाली हूँ। ठीक है। रही अवधी भाषा की, तो देखिए मैं जानती हूँ कि कबीरदास का भी है इसमें, आपके मीराबाई का भी है, तुलसीदास भी है, रामचंद्र शुक्ल जी भी है ना। ऐसी बहुत बड़ी आगे कहानियाँ भी, ऐसे परिंदे की निर्मल वर्मा है, उसने कहा था, है ना। वो 4 कहानियाँ, उनमें तो आपको मज़ा ही आएगा। लेकिन लतिका वाली कहानी वो भी आपको बोरिंग ही लगेगी कुछ टाइम तक, तो काफ़ी बड़ी है ना, मिस्टर हॉबर्ट ह्यूबर्ट वाली। तो इनको आप पढ़िए, आप एक साथ नहीं पढ़िए, इनको आप टुकड़ों टुकड़ों में पढ़िए। जैसे मुझे पता है कि बहुत बड़ा है, जो तुलसीदास का है काफ़ी बड़ा है। बिल्कुल किश्तों में पढ़िए, टुकड़ों में पढ़िए। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप एक दिन में 2 या 3 दोहे पढ़ लीजिए, बस उनका हिंदी अर्थ कर लीजिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 दोहों को एक दिन में ले लीजिए, 5 करते जाइए, बहुत इजी वे में हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध है उसके निबंध का भी आप जो गद्य भागी है उसमें उसके एक एक दो को ले लीजिए और उसको पढ़ लीजिए। ठीक है। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो वो आपको इजी भी लगेगा और बोर भी नहीं होंगे, क्योंकि जब ज़्यादा मात्रा में हम किसी कंटेंट को ले लेते हैं तो फिर हमें बोरिंग होती है, लेकिन आप कम मात्रा में उसे लेते हैं तो बोरिंग नहीं होगी। ठीक है। और भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं फिर आपको और दोबारा हल बताऊंगी उसका, कैसे करना है, क्या करना है। और एक कोई स्टूडेंट है NV गैलेक्सी करके, उनके बहुत सारे कमेंट्स आए मेरे हर वीडियो पे कि मैम प्लीज़ प्लेलिस्ट बना दो, 12वीं क्लास का 6ठा लेसन नहीं मिल रहा है, मैंने 5 लेसन के नोट्स बना लिए, है ना। देखिए मैंने आगे पढ़ा ही नहीं है, मैंने 12th की बुक स्टार्ट की थी अंतरा की, तो मैंने पद्य भाग पूरा करा दिया, गद्य भाग के 5 ही हो पाए। उसके बाद मैंने बच्चों को पहले हिंदी साहित्य का इतिहास करवाने की सोचा, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत पीछे चल रहे थे और मुझे लगा कि कहीं वैकेंसी आ गई तो बच्चों का एक भी कोर्स नहीं हो पाएगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। इस वजह से मैंने अभी उसे यहाँ पर रोका हुआ है, हम करेंगे उसे भी, पर मैं पहले हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्यशास्त्र और जनसंचार पूरा करवाऊंगी एक बार के लिए। जो मेरे रजिस्टर हैं, जो नोट्स हैं, उनको पहले मैं आप तक पहुँचाऊँगी, उसके बाद हम इन किताबों पर वापस आएंगे। तब तक जितना मैंने बताया है, जिस तरीके से मैंने बताया है, आप खुद से चाहे तो आप नोट्स बना सकते हैं, और अगर आप बना लेंगे तो शायद बहुत फ़ायदे में रहेंगे। ठीक है ना। और कुछ बच्चों के प्रश्न ऐसे कि मैम हम आपसे बात करना चाहते हैं पर्सनली, आप अपने कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए, प्लीज़ हमें सलाह लेनी है, ऐसा वैसा। तो देखिए आप भी अच्छे से जानते हैं, जितने बच्चे जुड़े हैं, कि मुझे इतना समय नहीं मिल पाता। 9 से 5 मेरा स्कूल में जाता है, जितना समय मिलता है मैं आप लोगों के साथ देने की कोशिश करती हूँ। और कॉन्टेक्ट नंबर देके तो क्या करना है, क्योंकि जितने सारे सवाल हैं मैं वो यहाँ लेने लगी हूँ आपके, तो आपके जितने भी सवाल हैं आप मुझसे यूट्यूब के कमेंट्स में पूछ लीजिए, मैं उन सभी का जवाब यहाँ आपको दूंगी। इसीलिए मैंने आपके प्रश्न लेना चालू किया है। ठीक है। तो आप परेशान ना होइए। और अब सारे बच्चों के सवाल हो गए जो मुझे लगे थे कि बच्चों ने पूछना ज़रूरी है। अब देखिए पिछले वीडियो में हम हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास की बात कर लेते हैं कि हम द्विवेदी युग पढ़ चुके थे, और उसके आगे अब एक जो नया युग आएगा वो आएगा छायावाद। और छायावाद बहुत ही गज़ब का युग है, जिसमें हमें 4 नाम मुख्यतया सुनने को मिलते भी हैं और आपने सुने भी होंगे, प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा। तो ये चारों ही जो है इस युग का आधार स्तंभ रहा है, और हम इन चारों के बारे में भी इसमें देखेंगे। अब हम छायावाद की पृष्ठभूमि देखते हैं किस प्रकार की है। ठीक है। छायावाद आधुनिक काल के कविता खंड की नई धारा के तृतीय उत्थान काल को छायावाद के नाम से जाना जाता है। यानी आधुनिक काल का जो कविता खंड है उसकी एक नई धारा है, जिसका तीसरा उत्थान काल, उसे किस नाम से जानेंगे? छायावाद। पहला कौन सा हो गया? भारतेंदु। दूसरा कौन सा हो गया? द्विवेदी। और तीसरा कौन सा हो गया? छायावाद।
अब देखिए आगे, छायावाद के नामकरण का श्रेय मुकुटधर पांडेय को दिया जाता है, ठीक है, और स्वच्छंदतावाद किसने किया था? श्रीधर पाठक ने। दोनों अलग अलग। तो छायावाद के नामकरण का श्रेय किसे दिया जाएगा? मुकुटधर पांडेय को। और स्वच्छंदतावाद श्रीधर पाठक। मुकुटधर पांडेय ने जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका श्री शारदा में 4 लेखों की लेखमाला प्रकाशित कराई, जिसका शीर्षक क्या था? हिंदी में छायावाद। यानी जबलपुर से पांडेय जी ने एक पत्रिका निकाली थी श्री शारदा, जिसमें 4 लेखों की लेखमाला थी और उसका शीर्षक क्या था? हिंदी में छायावाद। छायावाद शब्द का प्रयोग व्यंग्यात्मक रूप से किया गया, किंतु कालांतर में यह नाम इस युग के लिए क्या हो गया? रूढ़ हो गया। आगे देखिए, छायावाद को 2 विश्व युद्धों के मध्य की कविता भी कहा जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद की समय सीमा 1918 से 1938 तक मानी है, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। छायावादी प्रवृत्तियों के दर्शन सर्वप्रथम 1916 में निराला की कविता जूही की कली में होते हैं। यानी निराला ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपनी एक कविता लिखी जूही की कली। कब लिखी थी? 1916 में। इस जूही की कली से ही छायावाद को हम मान सकते हैं, यानी इसका दर्शन जो है, यानी छायावाद सबसे पहले अगर देखने को मिलता है तो निराला जी की जूही की कली में मिलता है। 1918 में जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी रचना झरना का प्रकाशन हुआ और जहाँ से छायावाद का आरंभ माना जाता है। अब देखिए, कंफ्यूज नहीं होना। छायावाद का आरंभ अगर पूछा जाए आपसे तो आप बताएंगे जयशंकर प्रसाद की झरना 1918 से। हमेशा कहती हूँ, जैसा प्रश्न है वैसा ही उत्तर होगा, प्रश्न की प्रकृति पे ही उत्तर डिपेंड करेगा, ठीक है। यहाँ क्या है कि छायावादी प्रवृत्तियों के दर्शन अगर सबसे पहले हमें किसी में देखने को मिले तो कौन सा होगा? निराला की जूही की कली में। ये प्रवृत्तियों के दर्शन की बात है और ये छायावाद के आरंभ की बात है। समझ में आ गई बात? अब देखिए, 1938 में प्रकाशित पंत की रचना युगवाणी, युगवाणी है 1939 की। कब की है? 1939 की। 1938 में प्रकाशित पंत की रचना युगवाणी से प्रगतिवाद का आरंभ और छायावाद का अंत माना जाता है। देखिए, ये 1938 लिखा है, ठीक है, लेकिन जो सही आएगा वो 1939 ही आएगा, इसीलिए इसको काट दीजिए, क्रॉस कर देना। ये 1939 आएगा, 1939 ही है सही, ठीक है। तो आप शुरू से यहाँ 38 ना लिखे, सीधा लिखे 1939 में प्रकाशित पंत की रचना युगवाणी से प्रगतिवाद का आरंभ और छायावाद का अंत माना जाता है। प्रकाशन तिथि 1939, 5वां काव्य संकलन, ठीक है, किसका? पंत का, सुमित्रानंदन पंत का। इस संकलन में स्वतंत्र प्रगीत मुक्तक है, इसमें मार्क्सवाद की व्याख्या प्रस्तुत की गई है, ठीक है। अगर मार्क्सवाद का कोई टॉपिक आता है तो ये उससे रिलेटेड, जो कि हम एमए के पार्ट में पढ़ेंगे आपके। डॉक्टर बच्चन सिंह ने
छायावाद के लिए स्वच्छंदतावाद काल नाम का प्रयोग करते हुए इसकी अवधि 1920 से 1938 तक मानी है। ये डॉक्टर बच्चन का मत है। बच्चन क्या कहते हैं? छायावाद नाम इस काल में प्रकाशित कविताओं का तो प्रतिनिधित्व करता है, किंतु गद्य का नहीं, इसीलिए इसका नाम स्वच्छंदतावाद काल होना चाहिए। हिंदी में छायावाद का समर्थक आलोचक आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को दिया जाता है। ठीक है, यानी हिंदी में छायावाद का समर्थक आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी को दिया जाता है। आचार्य शुक्ल ने छायावाद को रहस्यवाद, प्रतिबिंबवाद, प्रतीकवाद, चित्रभाषा शैली, मधुचर्या इन नामों से संबोधित किया और इन्होंने छायावाद का संबंध ईसाई संतों के फैंटेस्माटा से माना है। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद को व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान कहा है। सबने अलग अलग मत दिए, सबने अलग अलग माना, तो आपको याद उसी तरीके से करना है। जयशंकर प्रसाद छायावाद को मोती की सी तरलता कहते हैं। कितनी प्यारी बात कही है। अब आती है परिभाषाएं। छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है, ये कहते हैं शांति प्रिय द्विवेदी। ठीक है, अब ये देखिए, जैसा कि मैं हमेशा लिख देती हूँ एक जैसी चीज को। छायावाद नाम तो दिया मुकुटधर पांडेय ने, और छायावाद को स्वच्छंदतावाद बच्चन सिंह ने कहा। ठीक है, बच्चन सिंह ने अवधि मानी 1920 से 1938, नगेंद्र ने मानी 1918 से 1938। जब परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ती है तो छायावाद की सृष्टि होती है। रामकुमार वर्मा कहते हैं छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। नगेंद्र, एक बात ध्यान देना, ये जो परिभाषाएं हैं ये आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है सत्य असत्य के रूप में। पूरी पूरी परिभाषाएं देगा और पूछेगा कि छायावाद के संदर्भ में कौन सी परिभाषा असत्य है। ठीक है, एग्जाम में ये परिभाषा पूछी गई है और इसे कैसे दिया गया था वहाँ ध्यान से सुनिएगा पहले। ठीक है, मैं जो बोल रही हूँ, छायावाद सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह है। मैंने पढ़ा, उसे सुना अपने ध्यान से, या देखो अपनी धुन में रहते हैं ना तो हमें समझ नहीं आता, फिर से पढ़ रही हूँ, सुनना। छायावाद सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह है। जो मैंने लाइन बोली है वो बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि ये स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। समझ में आई बात? ऐसे परीक्षा में दिया जाएगा भारी कंफ्यूजन के साथ। अब हम पढ़ के जाते हैं स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। ठीक है, हम हमारी धुन में होते हैं एग्जाम हॉल में, ये सत्य है बिल्कुल। और हमें नहीं पता चलता। तो ये क्या हो गया? यहाँ ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नगेंद्र ने कहा है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का नहीं वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह है। रामविलास शर्मा। छायावाद का पतन कृति के लेखक कौन है? डॉक्टर देवराज। छायावाद के लेखक नामवर सिंह हैं। झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कहा जाता है। पंत की रचना है पल्लव, इसे छायावाद का घोषणा पत्र या छायावाद का मैनिफेस्टो कहते हैं। ये मैंने लिखा नहीं है, पर एनवीएस 2018 में ये पूछा गया प्रश्न है, मुझे आज भी याद है, क्योंकि एनवीएस और केवीएस ये दोनों एग्ज़ाम मैंने बहुत अच्छे से दिए थे, इसीलिए याद है।
जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहते हैं। प्रसाद पंत निराला को अब क्या क्या कहते हैं देखिए। क्रमशः का मतलब होता है पहले ये फिर ये फिर ये, इधर भी पहले ये फिर ये फिर ये, इसका मतलब होता है क्रमशः है। जैसे प्रसाद को कहा गया ब्रह्मा, पंत को विष्णु और निराला को महेश। जिन बच्चों को क्रमशः का मतलब नहीं पता या जो नहीं समझ पाते, वैसे तो आप सभी विद्वान हैं, समझ गए होंगे। प्रसाद को ब्रह्मा, पंत को विष्णु, निराला को महेश। और याद ना रहे एग्जाम में तो मैं भी ऐसे ही करती थी, प्रसाद पंत निराला ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रसाद पंत निराला ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर इनको याद कर लो। प्रसाद पंत निराला की गणना छायावाद की वृहत त्रयी के रूप में किया जाता है। त्रयी यानी कि 3 लोग, ठीक है। अब आगे देखो, छायावाद की लघु त्रयी, वो तो थी वृहत त्रयी, कौन कौन सी, प्रसाद पंत निराला वृहत त्रयी। अब लघु त्रयी यानी 3 जने जो लघु के रूप में आते, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, तीनों वर्मा, 3 वर्मा इसमें आ गए लघु त्रयी में, महादेवी, रामकुमार, भगवती चरण वर्मा। कुछ विद्वान छायावाद की लघु त्रयी में भगवती चरण वर्मा के स्थान पर माखनलाल चतुर्वेदी को भी स्थान देते हैं। अलग अलग मत है इसीलिए। ये हमने छायावाद की पृष्ठभूमि देखी, अब हम उनके रचनाकारों पर आते हैं। जयशंकर प्रसाद इनका जन्म हुआ 1889 में, ठीक है, और कहाँ हुआ, काशी, बनारस, वाराणसी में। आरंभ में कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में कविता लिखते थे। कौन, जयशंकर प्रसाद। इनकी आरंभिक रचनाएं काशी से प्रकाशित होती थी और कुछ किस में होती थी, हिंदू पत्रिका में। समझ में आया, 1909 की है ये हिंदू पत्रिका, ठीक है। ब्रज भाषा में रचित कविताएं चित्राधार में संकलित है। चित्राधार में इन्होंने ब्रज भाषा से संबंधित रचनाओं का संकलन किया है। प्रेम पथिक की रचना पहले ब्रज भाषा में की गई, बाद में इसे खड़ी बोली में प्रस्तुत किया गया। खड़ी बोली में रचित प्रसाद जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है, कानन कुसुम। यानी खड़ी बोली में रचित प्रसाद जी का प्रथम काव्य संग्रह कानन कुसुम है। करुणालय इनका गीति नाट्य है, जिसे हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना जाता है। जरना प्रसाद जी की फुटकल रचनाओं का संग्रह है, जो 1918 में प्रकाशित हुआ है। जरना का द्वितीय संस्करण 1927 में प्रकाशित हुआ। महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक, तुकांत रचनाएं हैं, जिनका मार्ग श्रीधर पाठक दिखा चुके थे। प्रसाद जी की पहली विशिष्ट कृति आंसू मानी जाती है, 1925 की, ठीक है ना। प्रसाद जी की प्रथम जो विशिष्ट कृति है वो आंसू मानी जाती है। आंसू स्मृति काव्य है, जिसमें वियोग श्रृंगार की क्या है, प्रधानता है। प्रसाद जी की गीत कला का उत्कृष्ट रूप में लहर में दिखाई देता है। ये कब की है, 1933 की। प्रसाद जी की अंतिम रचना कामायनी का प्रकाशन 1935 में हुआ था, यानी अंतिम मानी जाती है। कामायनी को छायावाद का गौरव ग्रंथ, छायावाद का उपनिषद, कालजयी रचना कहा जाता है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है। कामायनी शैव दर्शन के प्रत्यभिज्ञा सिद्धांत पर आधारित रचना है। ये लाइंस बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद के बारे में हो या जितने भी राइटर हम पढ़ते हैं, सबके बारे में उठा उठा के पूरी पूरी लाइंस देके और सही गलत सत्य असत्य पूछा जाता है, तो आपको एक एक लाइन अच्छे से ध्यान में होनी चाहिए। कामायनी को आधुनिक काल का तीसरा महाकाव्य माना जाता है।
प्रिय प्रवास पहला और साकेत दूसरा, पढ़ चुके हैं हम। पहला महाकाव्य कौन सा माना जाएगा? प्रिय प्रवास। दूसरा साकेत, ठीक है। और तीसरा हो गया कामायनी। कामायनी में मनु मन का प्रतीक, श्रद्धा हृदय का, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। ये तीनों प्रतीक भी आप याद रखना। कामायनी में बुद्धिवाद के विरोध में हृदय तत्व की प्रतिष्ठा की गई। कामायनी 15 सर्गों में विभक्त महाकाव्य है, जिसका नामकरण मनोभावों के आधार पर किया। कामायनी का पहला सर्ग है चिंता और अंतिम सर्ग है आनंद। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार है, जिन्होंने कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध आदि सभी विधाओं में कार्य किया है। रचनाएं: चित्राधार, उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्चवास, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये सभी इनकी रचनाएं हैं और ये इनके सन मैंने लिखे हैं यहाँ। अब अगला आता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। आगे वाले राइटर जो है हमारे आते हैं निराला। ये जन्म दिनांक इनकी गलत है, 1896, रॉन्ग है। सही है इनका 1899। कितना है? 1899। बंगाल के महिषादल में इनका जन्म हुआ था। उपनाम क्या क्या थे इनके देखो: दारागंज का संत, आधुनिक काल का गोरखनाथ और आधुनिक काल में कठिन काव्य का प्रेत। समझ में आई बात? और क्या नाम है? अद्भुत जिजीविषा का कवि, शक्ति साध्य कवि, ओज एवं औदात्य का कवि, विस्तृत सरोकारों का कवि, अन्यतम मानवीय करुणा का कवि, वयस्क श्रृंगार का कवि, औढ़र दानी और महाप्राण। ये इतने सारे नाम है किसके? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के, ठीक है। अब देखिए सिमिलर सी चीजें देख लेते हैं। आधुनिक काल का गोरखनाथ हमने देखा, और आधुनिक काल में कठिन काव्य का प्रेत कौन है? कौन है? निराला। अब इधर देखिए, कठिन गद्य का प्रेत सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, और कठिन पद्य का प्रेत केशव दास, और आधुनिक काल में कठिन काव्य का प्रेत निराला। तीनों चीजें अलग अलग, ठीक है। इनकी पहली कविता है 1916 में जूही की कली, पीछे पढ़ चुके हैं हम। जूही की कली पर अश्लीलता का आरोप लगाकर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका में इस कविता को छापने से मना कर दिया था। जूही की कली मुक्त छंद में लिखी हिंदी की पहली कविता मानी जाती है। निराला ने कविता को छंद के बंधनों से क्या दी थी? मुक्ति दी थी। निराला के छंदों को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने रबर है, खबर नहीं है, रबर छंद, केचुआ छंद की संज्ञा दी। पहला काव्य संग्रह अनामिका 1923 में प्रकाशित हुआ। जो पहला काव्य संग्रह इनका निराला जी का अनामिका 1923 में प्रकाशित हुआ। निराला का कहानी संग्रह लिली में इनकी जो जन्म तिथि है निराला की, वो 21 फरवरी 1899 में प्रकाशित है। देख लीजिए, ठीक है। निराला के एक कहानी संग्रह लिली, उसमें इन्होंने खुद ने इनकी जन्म तिथि जो लिखी है वो 21 फरवरी 1899 में लिखी है। परिमल की भूमिका में निराला लिखते हैं, जो परिमल इन्होंने लिखा है ग्रंथ रचना, उसमें निराला खुद लिखते हैं कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है, और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है, ठीक है। ये इन्होंने अपने परिमल में लिखा है। अगला है, निराला का जीवन आदि से अंत तक दुखपूर्ण और संघर्षमय रहा। बहुत ज़्यादा संघर्षमय रहा था इनका, हमें इनके जीवन से सीख लेनी चाहिए। उन्हें अपने जीवन काल में अनेक परिजनों की मृत्यु का दुख सहना पड़ा। अपने व्यक्तित्व की अखंडता और अंतर विरोधों के कारण छायावादी कवियों में सर्वाधिक विवादित भी रहे। कौन? निराला। पुत्री सरोज की मृत्यु ने निराला को झकझोर दिया था। सरोज की मृत्यु के 2 वर्ष बाद 1935 में सरोज स्मृति की रचना की थी, यानी मृत्यु कब हो गई थी? 33 में।
सरोज स्मृति को हिंदी का पहला शोक गीत माना जाता है। निराला जी की पत्नी भी मर चुकी थी और बेटी भी मर चुकी थी। काफ़ी संघर्षमय इनका जीवन रहा है। निराला ने सुधा समन्वय मतवाला का संपादन किया है और ये सरोज स्मृति का कुछ अंश अभी आपको 12वीं की अंतरा में मिलेगा, आप पढ़ चुके होंगे। निराला पर रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद का प्रभाव था। निराला पर किसका प्रभाव था? रामकृष्ण हंस और विवेकानंद का। समन्वय रामकृष्ण मिशन का एक पत्र था। मतवाला के संपादक नियुक्त होने पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपना जो उपनाम था वो मतवाला की तर्ज पर निराला रख लिया था। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद की झलक सबसे पहले निराला की कविताओं में दिखाई देती है। निराला की कविताओं को प्रयोगवाद का एल्बम कहा गया है, यानी प्रयोगों का एल्बम कहा गया है। 1936 में प्रकाशित राम की शक्ति पूजा को निराला की आत्मपरक रचना माना जाता है और सबसे लंबी कविता है राम की शक्ति पूजा, बहुत लंबी है। और इसी पर बंगला भाषा के कृतिवास रामायण का प्रभाव है। किस पर? राम की शक्ति पूजा पर। राम की शक्ति पूजा को नंद दुलारे वाजपेयी ने गाथा काव्य कहा है और तुलसीदास जो कि निराला की रचना है, 1938 की रचना है। इसके माध्यम से निराला ने भारतीय जीवन मूल्यों की स्थापना की है। तुलसीदास को कठिन छंद विधान का प्रतिमान माना जाता है। आज पढ़ने में बहुत अशुद्धि हो रही है, पता नहीं क्यों। कुछ तो तबीयत का असर है, ठीक हूँ पर पूरी नहीं हूँ। कहते हैं ना, या तो आती सर्दी लगती है या जाती सर्दी, वही हो रहा है। तो आज शायद पढ़ने में बहुत अशुद्धि हो रही है, माफ़ी चाहूँगी। अंग्रेजी ढंग की कविताओं की ओर निराला सबसे पहले आकर्षित हुए। आचार्य शुक्ल का मानना है कि छायावादी कवि की कविताओं को प्रयोगों का एल्बम कहा जाता है। निराला छायावादी कवियों में निराला ने पुरुषोचित गुण सबसे अधिक था। ठीक है, बच्चन सिंह कहते हैं निराला से बढ़कर स्वच्छंदतावादी कवि हिंदी में और कोई नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, संगीत को काव्य और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास किया निराला ने। ये शुक्ल ने कहा। वह तोड़ती पत्थर, विधवा, भिक्षुक, दीन, कुकुरमुत्ता, गर्म पकोड़ी, रानी और कानी, मास्को डायलॉग, ये निराला की प्रगतिवादी रचनाएं हैं। मैं शैली अपनाई का उद्घोष करने वाला सबसे पहला कवि निराला। काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? अनामिका 1923 का है, परिमल, गीतिका, तुलसीदास 1938, तुलसीदास है 38 का, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांध्य काकली इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित की गई रचना है, केवल सांध्य काकली। राम की शक्ति पूजा 1936, सरोज स्मृति 1935 और तुलसीदास 1938 में प्रकाशित हुई। सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा अनामिका के अंतिम भाग में संकलित है। प्रसिद्ध पंक्तियां निराला की, दिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, राम की शक्ति पूजा, दुख ही जीवन की कथा रही, ये सरोज स्मृति से है। ठीक है, तो ये हमारा छायावाद है जिसमें हमने इसकी पृष्ठभूमि देखी। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को पढ़ा और छायावाद का अभी थोड़ा सा चलेगा, थोड़ा सा लंबा है क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर है। ठीक है, और कुछ पंक्तियाँ मैं अपने बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चों के लिए कहना चाहूँगी, आप सभी के लिए कुछ पंक्तियाँ हैं। बीतेगा ये दौर और वो दौर भी बीत जाएगा, संघर्ष की इस आंधी के बाद एक नया दृश्य भी आएगा। डटे रहना मैदान में चाहे कितना भी शोर हो, डटे रहना मैदान में चाहे कितना भी शोर हो, एक दिन ये ज़माना भी तुम्हारे गीत गाएगा, एक दिन ये ज़माना भी तुम्हारे गीत गाएगा। सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए ये पंक्तियाँ थी और सभी को बहुत बहुत आभार, सभी को बहुत स्नेह मेरी ओर से। अगले वीडियो में हम छायावाद को फिर से पढ़ेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।